बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने काफी सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली हैं, प्रोविजंस के बारे में पढ़ लिया, बैड डेट्स के बारे में पढ़ लिया, आउटस्टैंडिंग हो गया, प्रीपेड हो गया, एक्रूड हो गया। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो क्वेश्चन हमें नहीं बताता, उनको बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, जो कि इम्प्लाइड होगी, जो कि एकदम मतलब बोल सकते हैं कि हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो दे रखी है लेकिन बता नहीं रखा कि एडजस्टमेंट पास करनी है। अभी तक जितने आपने क्वेश्चंस किए उनमें साथ में आपको बताता है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, रेंट रिसीव इन एडवांस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा जब आपको एडजस्टमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे फिर बेटा? ऐसी एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे जरा ध्यान देना आप सबके सब। यस सर, ओके। तो पहले देखिए फटाफट से आप लोग इम्प्लाइड एडजस्टमेंट को किस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। While preparing the final account, जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इट हैज बीन टू इंश्योर दैट द ऑल इनकम, सभी इनकमें और सभी खर्चे, फॉर देयर हैज बीन काउंटेड, या तो मैं उसको हमें काउंट करना ही चाहिए, काउंटेड, ओके। It is possible that the complete information is not given in income or expense, yet adjusted has been made on the basis of available information. It's known as implied adjustment. It's known as implied adjustment. सर डेफिनेशन तो हमें समझ में नहीं आई, आप ऐसा कीजिए, इसके ऊपर कोई एग्जांपल दीजिए। ओके, एग्जांपल देते हैं, जरा ध्यान देना। एग्जांपल के लिए बताया गया कि आपको लोन अकाउंट दे रखा है, इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इट शुड बी असर्टेन द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन हैज बीन पेड और नॉट। अभी तक आपने पे किया या फिर नहीं किया, ये बात हमें हमें लोन अकाउंट तो दे रखा है, तो लोन किधर होगा आपका? सर क्रेडिट साइड में गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में गिवन होगा, और जो उस पे इंटरेस्ट आप पे करोगे सर वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे गिवन होगा, इंटरेस्ट पेड के नाम पे। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू और on the loan has been paid or not, it is ascertained by calculate the interest due। आप कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ड्यू के ऊपर? कैलकुलेशन करते हैं एज पर द गिवन रेट, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा, एंड डेट एट विच ऑन विच इट वाज टेकन, जब आपने लोन लिया है तो आपको डेट दे रखी होगी, वो डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन अमाउंट, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो भी आपका अमाउंट आएगा। फिर आप देखिए डेबिट साइड पे जो इंटरेस्ट पेड है, क्या उसके आसपास का अमाउंट है या उससे ज्यादा है, उससे कम है। लेट से आपका अमाउंट बनता है कैलकुलेशन के बाद 10,000 रुपए, और आपको डेबिट साइड पे गिवन है 8,000 रुपए, इट मीन 2,000 रुपए अभी भी आपने नहीं दिए, वो आपके लिए क्या आउटस्टैंडिंग है? क्या है बेटा? वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो इसी ईयर का खर्चा है, उसको इसी ईयर में काउंटेड, मतलब उसे लिखना चाहिए था हमें, बट हमने किसी भी रीजन से उसको नहीं लिखा। तो ऐसी एडजस्टमेंट को हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। क्या होती है ये? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, कंपेयर द अमाउंट इंटरेस्ट, सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, इट इज पॉसिबल दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस एंड इंटरेस्ट पेड लेस, दोनों घटाएंगे या फिर बाद में चेक करेंगे, और इसी सिचुएशन के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो दोनों अमाउंट का डिफरेंस है उसे मैं आउटस्टैंडिंग बोलूंगा। जो बात मैंने भी एग्जांपल में बताई कि जो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास टोटल इंटरेस्ट बन के आया वो 10,000 रुपए आया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है? 8,000 रुपीज आपने डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट पेड के नाम से लिखा हुआ है। तो जब आपका इंटरेस्ट बनता पूरे साल का 10,000 है, आपने पे किया है 8,000, तो 2,000 रुपए अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या है बेटा? मान ले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और इसी इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं बेटा? इसी इंटरेस्ट को, जो 2,000 रुपए का इंटरेस्ट है, इसको आउटस्टैंडिंग मान करके अपने पीएनएल अकाउंट में मेंशन करेंगे और बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी के तौर पे शो करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम पे। ठीक है, यस सर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे, तो ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया। ठीक है सर, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? यहाँ पे अब यहाँ पे ना इम्प्लाइड एडजस्टमेंट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये कुछ आपके पास ना एग्जांपल्स हैं। क्या है बेटा? एग्जांपल्स है, ध्यान रखना, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि यही वाले केस है, कुछ एग्जांपल्स है, फिर इसके ऊपर हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे फिलहाल अभी। पर पहले हम समझते हैं कि आएंगे कैसे क्वेश्चन। तो टोटल इसमें 10 केस दे रखे हैं, तो हम पहला केस समझते हैं अपने पास। 10 केस तो नहीं है, कुछ केस आपस में मर्ज हो रखे हैं, जैसे ये दोनों मैंने एक ही कलर में मेंशन किया, इट मींस ये एक ही केस है, ये भी आपके पास एक ही केस है, जरा समझना। अब ऐसी इंफॉर्मेशन जिसपे रेट, डेट ऑफ, मतलब जो लोन आपने या तो दिया होगा या तो लोन आपने किसी से लिया होगा, ठीक है, दोनों ही डेट आपको मेंशन होगी। अब सर हमने लोन किसी को दिया, ये बात कैसे पता चलेगी? या तो क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10% लोन टू मिस्टर एक्स, तो ये हमने लोन दे रखा है,
इट मीन अगर हमने एक्स को लोन दिया है तो मेरे लिए एसेट्स है, और मैं इसको कहाँ दिखाऊंगा सर, डेबिट साइड पे दिखाऊंगा, ठीक है। और वहीं पे दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, 8% लोन फ्रॉम मिस्टर वाई, फ्रॉम मैंने लोन वाई से लोन लिया है, तो मैं इस लोन को कहाँ दिखाऊंगा सर, क्रेडिट साइड पे। तो ये किस साइड पे मेंशन है, क्रेडिट साइड पे मेंशन है। तो ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता होती है पहले से, ठीक है, ओके सर। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट हम किस बिहाफ पे बोल रहे हैं इनको, तो जरा लॉजिक को समझना बेटा, चीजों को समझना, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके सर। यहाँ पे दे रखा है 10% लोन टू मिस्टर एक्स, 10% लोन टू मिस्टर एक्स, ठीक है, जो कि आपने कब दिया था, 1 अगस्त 2016, 1 अगस्त 2016 को आपने लोन दिया था, ठीक है। अब आप अगस्त से काउंट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल कितने मंथ हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 मंथ हो गए, कितने हो गए 8 मंथ। तो 8 मंथ का आपको उससे इंटरेस्ट लेना चाहिए, आपको उससे 8 मंथ का इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर आपकी इनकम साइड मतलब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट रिसीव के नाम पे कुछ है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको कैलकुलेट करो और चेक करो कि वो अमाउंट इनफ है। अगर नहीं है, और साथ में सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे गिवन है, ये 10% आपको दे रखा है यहाँ पे। तो मेरा काम यहाँ पे क्या होगा, मैं सिंपल लिखूंगा 6 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, इंटू टाइम, टाइम कितना है सर 8 मंथ, कितना है 8 महीने, 8/12, और बस इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा, इसको बेटा मैं सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा। ये 4 से 2 टाइम और ये 4 से 3 टाइम, और ये 3 से कितनी बारी में कट गया सर, ये 20,000, तो यहाँ पे आ जाए कितना 40,000 का अमाउंट मेरे को अभी लेना चाहिए। अगर मेरे क्रेडिट साइड में 40,000 है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं इसको मानूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, क्या मानूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, और इसको दो जगह पे शो करूंगा, एक अपने प्रॉफिट एंड लॉस में और एक बैलेंस शीट में। सर इसकी एडजस्टमेंट करेंगे कैसे ये बताओ, ओके। तो बेटा एक तो बनाऊंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बनाऊंगा मैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस सर, और एक बनाऊंगा मैं छोटी सी यहाँ पे बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने के पीछे रीजन ये ताकि मैं चीजें आपको समझा पाऊं। तो जो मैंने 10% का लोन टू एक्स 6 लाख रुपए का दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, हमने उनसे इंटरेस्ट नहीं लिया, कितने रुपए का 40,000 रुपए का, और मैं इसको अपने पास एज अ एक्रूड इंटरेस्ट के नाम पे भी मेंशन करूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट 40,000 रुपीज। पीएनएल में किस साइड पे लिखूंगा सर, क्रेडिट साइड में, किस साइड पे लिखूंगा क्रेडिट साइड में। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। ये आपकी कौन सी साइड है बेटा, ये हमारे पास है एसेट साइड, कौन साइड है ये हमारे पास एसेट साइड। कोई दिक्कत इन दोनों में तो बताइए, नहीं सर, यहां तक मेरी बात क्लियर है, यस सर। अब अगर मान के चलिए जैसे कि क्वेश्चन आपसे अब ये कह दे कि सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है 8% लोन फ्रॉम मिस्टर वाई। अब हमने लोन लिया है, फर्स्ट केस में लोन टू मिस्टर एक्स है, हमने लोन दिया था किसी को, हमारे लिए एसेट्स है, हमने किसी को एडवांस पे किया है तो वो हमारे लिए एसेट्स हो गया। बट अगर मान के चलिए मैंने किसी से लोन लिया है तो मेरे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी में बताया गया 8% का इंटरेस्ट है, कितना है 8% का इंटरेस्ट है, और टाइम टेकन कब है बेटा, यहाँ पे डेट दे रखी है 1 नवंबर। अब आप 1 नवंबर से काउंट करोगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर ये तो 5 मंथ हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 5 मंथ। नवंबर का क्या सर फर्स्ट मंथ आएगा, बिल्कुल बेटा, 1 तारीख अगर 30 नवंबर होता तो मैं नवंबर को काउंट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे 1 नवंबर है इसलिए हम पूरा मंथ काउंट करेंगे, नवंबर भी आएगा, दिसंबर भी आएगा, और जो बच गए 3 मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ का इंटरेस्ट होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस 90,000 पे, किस पे 90,000 पे आपको अब कैलकुलेट करना होगा। तो सर 90,000 का अमाउंट हो जाएगा 90,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 8% इंटू 5/12, सर हम बताएंगे, ओके बताओ। तो सर यहाँ पे तो इतना आ गया, 4 से 2 टाइम, 4 से 3 टाइम, फिर इसको बस कैलकुलेट करना, आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे कट करेंगे तो आएगा 300, दिस इंटू दिस, तो ये टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 3,000 रुपीज, कितना आ जाएगा 3,000। और हमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेबिट साइड पे कुछ नहीं दे रखा कि इंटरेस्ट हमने पे किया या फिर नहीं पे किया, इंटरेस्ट पे किया नहीं, तो हम मानेंगे कि ये इम्प्लाइड एडजस्टमेंट और अभी हमें पे करना है, तो ठीक है सर। इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इसको मैं ट्रीट करूंगा बेटा, अगर मैंने लोन लिया है किसी से तो मैं लिखूंगा लोन फ्रॉम वाई इज 90,000, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन
इज 3000, ठीक है। और लिख देने के बाद मैं इस इंटरेस्ट को यहां पे भी लिखूंगा, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 3000, ठीक है, ये वाला अमाउंट। बस बेटा इतना सा काम हमें करना होता है और हमें कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि हम लोग जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं, जब हमारे बड़े क्वेश्चंस में ये पॉइंट लिखे आते हैं ना, हम इनको स्किप कर देते हैं, हम बोलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे ओपनिंग स्टॉक की डेट दे रखी होती है, हम उस डेट को कभी ध्यान में नहीं देते। रीजन, क्योंकि हमें पता है वो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक तो डेट के साथ ही आएगा। लेकिन इनके साथ भी कभी कभार इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो हमें पढ़ना होता है कि ये क्या बताना चाह रहा है। एक्चुअली बता रहा है कि हमने लोन लिया कब है। जब ये लोन बता रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी पे करना होगा, जो इंटरेस्ट या तो पे करना होगा दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग, और पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रिसीव करना होगा। तो ये बात हमें पहले से कैलकुलेट करनी पड़ती है, एक मानना पड़ता है कि इंटरेस्ट लेना है या फिर देना है। इन्हीं सब बातों को हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इम्प्लाइड, जो जाने अनजाने हम पे अप्लाई हो जाती है। तो इम्प्लाइड है बेटा, बेसिकली क्या है, इम्प्लाइड हो जाती है हम पे, ठीक है। यस सर। तो दो एडजस्टमेंट आप सबको समझ में आएगी, मुझे उम्मीद है। यस सर, हमें समझ में आ गई, वेरी गुड बच्चे। अब हम चलते हैं अपने पास थर्ड एडजस्टमेंट में। जो दो बात अभी हमने की, उन दोनों बात को मिला करके एक नई एडजस्टमेंट बनाएंगे। उसने क्या कहना चाह रहा हो, इस पे लिखा हुआ है कि आपने जो है थर्ड एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, 12% बैंक लोन टेकन अगेन, मैंने लोन लिया है बैंक से 1 जून को 2016 में, ठीक है। और लोन का अमाउंट कितना है, 1 लाख। तो अगर मैं 1 लाख का इन 1 लाख रुपए उस पे है 12% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो भी 1 जून से। तो आप जून से काउंट करो सर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर ये 11 मंथ का होगा। कितने मंथ का होगा, 11। 11 मंथ सही कह रहे हैं हम लोग, नहीं सर 11 मंथ का 10 मंथ का होगा ना सर, 10 मंथ का होगा। कितना होगा, 10 मंथ का होगा। तो 10 मंथ का इंटरेस्ट इस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सर ये तो सिंपल है, 12%, 1 लाख का 12 हजार रुपए आता है। और अगर आपने 10 पंगा निकालना है तो कितना आंसर आएगा, 10,000 ही आएगा। और आप कैलकुलेशन वाइज भी देखो तो 10,000 ही आ रहा है। अब ये 10,000 आ गया, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि इंटरेस्ट कितना बनता है, 10,000 रुपए। अब जरा पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, जो इसी पे बेस्ड है। मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से एडजस्टेड, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड। कितना पे किया है मैंने अभी, 2500 रुपए पे किया आपने, सिर्फ और सिर्फ 2500 पे किया है। बनता कितना है पूरे साल का ब्याज, सर 4,000 रुपए। तो आपने कम पे किया है, यस सर। तो अब आप इसको एडजस्ट करो। तो कैसे एडजस्ट करोगे, जरा ध्यान देना। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने फॉर्मेट बनाया, हम सेम फॉर्मेट यहाँ बनाते हैं अपने लिए। पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस सर। एंड फिर बनाएंगे एक बैलेंस शीट, यस सर। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला काम, तो जो आपने लोन लिया है, तो 12% बैंक लोन, और अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना रुपए दिया है आपने उस पर अभी तक, तो इंटरेस्ट आपने भरा है सिर्फ और सिर्फ उस पर 2500 रुपए। जबकि हमें कैलकुलेशन वाइज कितना बताया जा रहा है सर, 10,000 रुपए। तो इसका मतलब अभी हमने कितना इंटरेस्ट नहीं भरा है, 7,500, 7,500 रुपए। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा सर, किस नाम से ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग। किस नाम से ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग। और यही आउटस्टैंडिंग किधर आएगी, आपकी बैलेंस शीट में आएगी, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितने रुपए, 7,500 रुपए। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई, यस सर। तो ये दो अमाउंट हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आ गई होगी, यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे। इन केस नहीं है तो ठीक है, अभी आपको आराम से विजिबल होगा, आप इसको देख सकते हो, चीजें इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यस सर, हमें समझ में आ गया है, ओके। अब हम चलते हैं अपने पास नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। तो जैसे कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कितने पॉइंट पढ़ लिए, ये हमने एक एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, ये हमने 3 एंट्री यहाँ पे कर ली है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एंट्री पे। फोर्थ एंट्री ये तो था इंटरेस्ट के ऊपर पॉइंट, या तो इंटरेस्ट आपको देना है या फिर इंटरेस्ट आपको लेना है। लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट बेसिकली यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एक नया पॉइंट बता रहा है आपको, ठीक है। ऑल्दो ये अब जाके पेपर के अंदर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हमें इसको कंसिडर करके चलना है, ताकि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो हम उसे कर पाए, उसके लिए कैपेबल हूं, ठीक है। यस सर। तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10 ईयर के लिए आपने लिया है 1 अप्रैल 2016, मतलब साल के स्टार्टिंग में ले लिया था। और आपने लीज पे लिया है 10 लाख रुपए का।
तो ये ध्यान रखना, आपने इसी ईयर में 10 साल के लिए लिया है, तो इसका मतलब एक साल में वो लीज खत्म हो जाएगी। एक साल मतलब 10 साल के लिए लीज ली है, तो एक साल में कितनी लीज खत्म हो जाएगी? सर टोटल अमाउंट 10 लाख रुपए दिया है, तो एक साल में कितने लीज का अमाउंट कम हो रहा है? जैसे ही एक साल बीतेगा तो 1 लाख रुपए कम हो जाएगा, फिर 2 साल बीतेंगे फिर से 1 लाख कम हो जाएगा, 3 साल बीतेंगे फिर से 1 लाख कम हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, ये बेसिकली किस बेस पे हो रहा है? सर ये हो रहा है रिड्यूस बेसिकली ड्यूरेशन के, टाइम पीरियड के बीतने के कारण। टाइम पीरियड जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे रिड्यूस हो जाएगा। इसी रिड्यूस अमाउंट को हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। क्योंकि लीज है बेटा, ये कोई आपके पास फिक्स एसेट्स तो है नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स तो है लेकिन इनटेंजिबल है, ये समय के साथ घटेगा, समय के साथ घटेगा। और आपने क्या किया, 10 साल के लिए 10 लाख रुपए पे कर दिए। वो जमीन आपने ली है, जमीन ही है बेटा, यहाँ पे दे रखा है लीज होल्ड प्रेमाइसिस। कोई आपने जगह ली होगी, कोई आपने एरिया लिया होगा, उसके लिए आपने 10 साल के लिए 10 लाख रुपए पे कर दिए। ठीक है, यस सर। तो अब आप इसको कैसे मेंशन करोगे, ये बात अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, लीज होल्ड प्रेमाइसिस 10 ईयर वाले पॉइंट को। ठीक है सर। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं पहले एक बार हम लोग अपना। तो मैं इसको पहले यहाँ से इरेज कर देता हूँ। यस सर, इसको आप इरेज कर दो ताकि हम दोबारा से क्वेश्चन को नए फेज में पढ़ पाए। ओके, चलिए फटाफट से पहले इसको इरेज करते हैं यहाँ से हम लोग, और अपने पास अगली एडजस्टमेंट को सीखते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बेटा हमारे पास? लीज होल्ड। तो लीज होल्ड को कैसे लिखने वाले हैं? तो पहला लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर। एंड अगला आएगा क्या आपके पास? बैलेंस शीट। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। बैलेंस शीट में हमने यहां लिखा होगा लीज होल्ड प्रेमाइसेस 10 लाख। कितनी लिखी होगी सर? 10 लाख। यहाँ पे आएगा 10 लाख। भाई इसमें एडजस्टमेंट ऐसे दिखा दिया। अब जो इसमें एडजस्टमेंट बताई गई है मुझे, वो एडजस्टमेंट इस तरीके से बता रहा है क्वेश्चन, हमें ये कह रहा है कि इसमें आपने 10 साल यूज करना है। तो अगर मैं 10 लाख रुपए 10 साल में यूज कर रहा हूं, तो एक साल में कितने रुपए का राइट ऑफ मानू? 1 लाख रुपए का। तो जब मैं 1 लाख रुपए का यहाँ पे राइट ऑफ मानूंगा, तो मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख रुपीज, डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख रुपीज, या फिर एमोर्टाइजेशन भी मान सकते हैं। और इसको मैं कहां पे मेंशन करूंगा? सर इसको हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, किस नाम से? टू। इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे किस नाम से? टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसेस। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। ये हमारे लिए खर्चा बन के आएगा, और यहाँ पे इसमें से माइनस होकर नेट अमाउंट बाहर दिखाएगी हम 9 लाख रुपए। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। कोई इस पे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बेटा? नहीं सर, हमें दिक्कत नहीं है, हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है बेटा हमसे? ये तो पहला पॉइंट था हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था, जिसको अभी हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है सर, ये हमारा पहला पहला पॉइंट था, इसको हमने समझने की कोशिश की। अब हम चलते हैं अपने पास, ये 6 पॉइंट हो गया, सॉरी सी आपका 5th पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ये है आपके पास ये वाला पॉइंट, 7th पॉइंट। सेकंड 7th पॉइंट में बता रखा है पेटेंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? पेटेंट्स। मैं इन दोनों को एक साथ कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, यस सर। पेटेंट का राइट आपको 5 साल के लिए मिला है बेटा। पेटेंट बेसिकली होता है किसी चीज का आपने फॉर्मूला बनाया, और उस फॉर्मूले के लिए सरकार आपको एक राइट देती है, एक लीगल राइट देती है कि आप इतने समय के लिए इसका मालिक हो। तो उस जो पेटेंट का राइट आपको मिला 5 साल के लिए मिला, और उसके लिए आपका जो एसेट है 5 साल के लिए, वो एसेट आपका 1 लाख रुपए का। तो हर साल वो एसेट कितने रुपए से घट जाएगा? सर 20,000 रुपए से घट जाएगा। जैसे ही 5वां साल आएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हर साल इसमें भी क्या हो रहा है? सर डिप्रिसिएशन हो रहा है। हम इसको डेप्रिसिएशन वर्ड से तो जान रहे हैं, लेकिन मैंने फिर बोल रहा हूँ, इसको हम एमोर्टाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एमोर्टाइजेशन। ठीक, इसको हम लोग एमोर्टाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हर साल 20,000 रुपए से राइट ऑफ होगा, तो इसको भी आपको इसी तरीके से लिखना है। आप यहाँ पे लिखोगे पहले पेटेंट, यहाँ पे आएगा 1 लाख, यहाँ पे लेस करोगे एमोर्टाइजेशन। तो एमोर्टाइजेशन कितने की हो रही है सर? 20,000 रुपए की। आउटर में कितना आएगा? 80,000, क्योंकि एक साल बीत चुका। जब एक साल जैसे ही बीत जाएगा तो 20,000 रुपए घट गए। तो अब हमारे पास नेट बैलेंस कितना है? 80,000 का। फिर नेक्स्ट ईयर होगा, अगेन 20,000 घटेंगे, फिर इसके बाद एक ईयर नेक्स्ट, फिर इसका चलता जाएगा, और 5वें साल में पूरा जीरो हो जाएगा। और ये 20,000 रुपए आप यहाँ पे मेंशन कर दो किस नाम से? सर एमोर्टाइजेशन के नाम से। तो टू एमोर्टाइजेशन। डन है? यस सर।
क्लियर है यहाँ तक भी? यस सर, हमें समझ में आ गया। तो इस 20,000 रुपए को मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ साथ साथ, ये बात ध्यान देना, ठीक है? यस सर। तो ये आपके पास इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है बेटा। अगर आपको क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन देगा एक साथ, मतलब साथ को सपोज करो कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस 10 ईयर के लिए दे रखा है और साथ में ये बता दी इन्फॉर्मेशन, ऐसी पेटेंट के साथ 5 साल लिख दे, तो क्यों लिख रहा है? उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। ऐसी फालतू की इन्फॉर्मेशन तो वो नहीं देगा आपको। उस इन्फॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि ये इतने साल चल सकता है, तो इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा। यस सर। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये वाला पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, इसे भी कवर कर लिया, इसे भी। अब हम चलते हैं अपने सैलरी वाले पॉइंट पे। तो सैलरी वाले पॉइंट में बता रखा है हमें कि 11 मंथ की सैलरी आपने पे की है। कितने? 11 मंथ की सैलरी आप पे कर रहे हो। 11 मंथ की सैलरी आप जो है पे कर रहे हो, ठीक है? तो 11 मंथ की सैलरी कितनी होती है हमारे पास? तो 11 मंथ की सैलरी, अब एक बार बताइए, अगर हमारे पास कोई भी अकाउंटिंग ईयर चल रहा है तो 12 मंथ का होता तो, लेकिन यहाँ पे हमने कितने मंथ की सैलरी पे की है सर? 11 मंथ की। इसका मतलब 1,10,000 रुपए 11 मंथ की सैलरी है, तो एक मंथ की सैलरी होगी 10,000 रुपए। कितनी होगी? 10,000 रुपीज। और 12 मंथ की सैलरी कितनी होगी? 1,20,000 रुपए। तो हमें खर्चे रिकॉर्ड करने चाहिए 1,20, जबकि मैंने पे कितने किए? 1,10। तो 10,000 अभी भी क्या? आउटस्टैंडिंग। क्या है बेटा? ये आउटस्टैंडिंग। तो बस इसको रिकॉर्ड करते हैं फटाफट से हम लोग। तो यहाँ पे अब हम लोग दोबारा से फॉर्मेट बनाते हैं और चीजों को समझते हैं बेटा, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दूसरा लिखेंगे बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज 1,10,000 रुपए, ठीक है? यस सर। और यहाँ पे ध्यान देना, सैलरी जबकि हमें पे कितनी करनी है? पूरे 12 मंथ की। तो 12 मंथ की सैलरी कैसे पे करोगे आप? सर 12 मंथ की सैलरी तो होनी चाहिए 1,20,000 रुपए। तो 10,000 रुपए क्या है सर? 10,000 रुपए है आउटस्टैंडिंग, तो इसको लिख दूंगा ऐड आउटस्टैंडिंग के नाम पे, ठीक है? और ये आउटस्टैंडिंग किधर आ जाएगा? साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज 10,000। डन है? डन है। तो इतनी बात मेरी क्लियर है आप सबको? यस सर, हमारी इतनी बात क्लियर है, हमें समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड बच्चे। ठीक, ठीक है। और खैर इस वाले पॉइंट को तो आप लोगों ने पहले भी समझा हुआ है, ठीक है? तो इतना ध्यान देना कि जब कभी भी आपको ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होंगी तो आपको ये कंसिडर करना है कि ये इंप्लाइड एडजस्टमेंट है, ठीक है? ये क्या हमारे लिए इंप्लाइड एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। सर इंश्योरेंस के ऊपर जैसे कि यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है 8 पॉइंट में, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड एनुअल प्रीमियम। ध्यान देना, ये बात तो हमने क्वेश्चन में डिस्कस भी कर रखी पहले, ठीक है? फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एनुअल प्रीमियम आपको गिवन है कितने रुपए का? 12,000 रुपए का। अगर 12,000 रुपए एनुअल प्रीमियम है, पहले इस चीज को समझना, एक साल का प्रीमियम 12,000 रुपए, तो 1 मंथ का प्रीमियम कितना होगा सर? 1,000 रुपीज। और ये आपने कब तक के लिए पे कर दिया? 30 जून तक के लिए पे कर दिया। और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है? हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2017 में खत्म हो जाएगा। अब 31 मार्च 2017 में खत्म है, 31 मार्च 2017 में खत्म है, तो आपने कब कितने मंथ के लिए एडवांस पे कर दिया? तो अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ के लिए आपने एडवांस में पे कर दिया। इसको हम कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रीपेड। तो सर ये वाला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि अगर मान के चलिए इस अमाउंट के अंदर 12,000 रुपए कैसा है? एनुअल प्रीमियम है, तो मुझे क्या करना है? 3,000 रुपए प्रीपेड के नाम से इसमें से माइनस करना है और उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करना है, ठीक है? पूरा 36,000 नहीं है बेटा, सिर्फ 36,000 में 12,000 एक ऐसा अमाउंट है जो मैंने एनुअली पे किया है, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी है, जो नेक्स्ट ईयर के लिए भी है। लेकिन हम तो मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक साल के खर्चों को रिकॉर्ड करते हैं, 31 मार्च तक की के ही खर्चे रिकॉर्ड करेंगे, 31 मार्च 2017 तक के खर्चे रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये तो कब तक के लिए पे हो रखा है? 30 जून 2017 के लिए। इस वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 मंथ का इसमें से रिड्यूस कर देंगे और 3 मंथ जो आपने एडवांस पे किया उसको प्रीपेड के नाम पे बैलेंस शीट में शो करेंगे। ओके सर, इसे करके दिखाओ, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जो आपने इंश्योरेंस दिखाया है बेटा, उसको आप इस तरह से लिखिए। आप ऐसे लिखोगे इंश्योरेंस 36,000, उसमें से आप लेस कर दोगे प्रीपेड। क्या क्या माइनस कर दोगे? प्रीपेड के नाम से 3,000 रुपीज। ये 3,000 का फंडा समझ में आया आपको कैसे किया हमने? सर 3,000 डिवाइडेड बाय 12, सॉरी 12,000 डिवाइड बाय 12, तो 1,000 पर मंथ आ जाएगा, जिसमें आपने 3 मंथ के लिए एडवांस पे किया। 3 मंथ कैसे है? क्योंकि हमारा जो ईयर खत्म होता है 31 मार्च को खत्म होता है, और यहाँ पे जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रखा है वो कब तक के लिए पे हो रखा है? आप देख पाओ खुद से, देखो बेटा इसको, ये 30 जून तक के लिए पे हो रखा है, 30 जून। तो आप खुद से देखो, अप्रैल, मई और जून,
अप्रैल, मई और जून 3 मंथ के लिए आपने एडवांस में पे किया हुआ है। जब आप 3 मंथ के लिए एडवांस में पे करते हो तो ये 3000 रुपये हो जाएगा अमाउंट, 1000 रुपीज 1 मंथ का है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, ये 33,000 रुपये। और 3000 रुपये कहाँ पे आएगा, 3000 रुपये सर हमारे पास आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कहाँ पे आएगा, इस साइड में आएगा। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस नाम से आएगा, बैलेंस शीट में प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम पे आएगा। इंश्योरेंस कितने रुपए, 3000 रुपये। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई? यस सर, क्लियर है। यस सर, हमें इतनी बातें क्लियर है। वेरी वेरी गुड बेटा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट इम्प्लाइड एडजस्टमेंट पे। लास्ट इम्प्लाइड एडजस्टमेंट पे, तो लास्ट इम्प्लाइड एडजस्टमेंट क्या है बेटा, इसे अच्छे से समझते हैं। वो है हमारे पास 9th और 10th। 9th 10th आपस में कनेक्टेड है, तो इनको पहले समझते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 10% इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट, फेस वैल्यू 6 लाख। फेस वैल्यू तो दे दी आपको कितने रुपए, 6 लाख रुपए की दे दी है। परचेज ऑन 1 जुलाई, ये ध्यान देना बेटा, पे 1 जुलाई है। कब है, 1 जुलाई 2016। और जिसकी आज के टाइम पे वैल्यू कितनी हो गई है, 5,40,000 रुपए। ये आपको इससे मतलब नहीं है कि हो कितनी गई है वैल्यू। भाई हमने इन्वेस्टमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ती भी है और घटती भी है, लेकिन मैंने इन्वेस्ट कितना किया है, मैंने इन्वेस्ट किया 6 लाख रुपए। तो मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो बता रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट के रेट बता रहा है, वो 6 लाख पे ही मिलेगा। भले मार्केट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 लाख, तो मुझे तब भी 6 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। मार्केट में इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 लाख, तब भी मुझे इंटरेस्ट 6 लाख पे मिलेगा। जो मेरी फेस वैल्यू, जो मैंने इन्वेस्ट किया है, तो 10% उस पर इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि 5,40 की हो गई, इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपने इन्वेस्ट कब किया है, 1 जुलाई को किया है, बस ये भी ध्यान रखना। अगर आप 1 जुलाई को इन्वेस्ट कर रहे हो, इट मीन कितने मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए इस ईयर के एंडिंग में। तो हम देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टोटल कितने मंथ हो गए, 9 मंथ हो गए। कितने हो गए, 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 9 मंथ का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन 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 क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिला है 30,000। कितना मिला है, 30,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, पहले समझना चीजों को। 6 लाख पे 10% से इंटरेस्ट बनता है 9 मंथ का, सिर्फ 9 मंथ का। तो 9 मंथ का होता है 3/4, और 10% का मतलब होता है, ठीक है, यस सर। तो इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट, तो ये आएगा सर 45,000 रुपीज। कितना आ रहा है, 45,000 रुपए, 45,000 आ रहा है। और 45,000 जब आपके अमाउंट आ रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना, 45,000 की हेल्प से 45,000 आपको मिलना चाहिए था टोटल, लेकिन मिला कितना इंटरेस्ट आपको, सिर्फ और सिर्फ 30,000। सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, 30,000 रुपए। बस इसको सही करना है हमें। आज को सही कैसे करते हैं हम लोग, फटाफट से ध्यान देना यहाँ पे। तो पहला काम तो हमारे पास ये है बेटा, पहला काम क्या है हमारे पास, एक बनाते हैं यहीं पे अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाते हैं हम यहीं पे अपने पास बैलेंस शीट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे पहले तो इंटरेस्ट। ध्यान देना बेटा, इंटरेस्ट आपको मिलना था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 30,000। और टोटल अमाउंट आपको कितना मिलना चाहिए, 45,000, जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो 15,000 क्या है अभी सर, 15,000 एक्रूड है। क्या है बेटा, मान ले इसको हम बोलेंगे एक्रूड कमीशन। तो यहाँ लिखते हैं एड एक्रूड कमीशन। और ये एक्रूड कमीशन आपकी आ जाएगी किस साइड पे सर, बैलेंस शीट में एसेट साइड में। क्यों, क्योंकि हमने अर्न तो कर लिए, बट हमें इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है सर। तो ये अमाउंट कितना बन रहा है, 15,000। कितना बन रहा है, 15,000। क्या इतना पॉइंट आपको मेरे समझ में आया? यस सर। देखिए बेटा, अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है तो हमें ना ये बात पता लग जाती है कि अच्छा ये करनी कैसे है। क्योंकि अब हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे, सपोज कीजिए ये बात ही नहीं लिखी क्वेश्चन में, ये बात नहीं लिखी क्वेश्चन में, 10% इन्वेस्टमेंट 54,000, कोई सॉरी 5,40,000 रुपए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको उठाएंगे पुट कर देंगे। हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि कब था। लेकिन इसमें इस केस के अंदर भी आपको ये मानना पड़ता है कि आपके पास जो ये 5,40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट, 10,000 का ब्याज मिलना चाहिए था। और डेट मेंशन ना हो तो हम पूरे ईयर का ही मान लेते हैं। तो मैं पूरे ईयर का मानूंगा, तो उस हिसाब से मेरे को मिलना चाहिए था कितना, 54,000 रुपीज। और फिर दूसरा पॉइंट में देखा इंटरेस्ट रिसीव, तो ये 30,000 रुपए। तो मेरे को 24,000 रुपए अभी और मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने स्पेसिफाई करके दे रहा है कि जबकि उसकी बुक वैल्यू कितनी है और जबकि लिया कितने का है। हमें उसने बता दिया कि फेस वैल्यू का मतलब होता है कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है।
मार्केट में कोई भी दाम हो, मार्केट प्राइस अलग होता है, फेस वैल्यू अलग होती है। ठीक है, ये जब आप हर क्लास में जाओगे तो थोड़ा आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेंगी चीजें, सीखने को मिलेंगी चीजें। अभी सिर्फ बस इतना जानना है आपको कि फेस वैल्यू का मतलब क्या है, कि इसके मार्केट में वैल्यू अभी जो क्या बोलते हैं, जब हमने इसको बाय किया तो 6 लाख रुपए का हमने बाय किया, लेकिन मार्केट में प्राइस चल रहा है 5,40,000 रुपए। उससे मतलब नहीं है, हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा, फेस वैल्यू पे मिलेगा। अगर मार्केट में इसकी वैल्यू 60 लाख हो जाए तो तब भी इंटरेस्ट आपको कितने मिलेगा, 6 लाख में मिलेगा। और इसकी वैल्यू सिर्फ 1 लाख रह जाए तब भी इंटरेस्ट किस में मिलेगा, 1 लाख में मिलेगा। ओ सॉरी, 6 लाख में मिलेगा आपको। क्लियर? यस सर। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग को इम्प्लाइड के ऊपर जितनी एडजस्टमेंट हमने पढ़ी है वो सभी एडजस्टमेंट बखूबी समझ में आई होंगी, और इनको आप इनसे आपने काफी कुछ सीख लिया होगा कि अगर ऐसी एडजस्टमेंट आएंगी तो हमें पास कैसे करनी है। ठीक है, जो आज का टॉपिक मेरे को समझाना था वो था इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। आपको अच्छे से समझाना था कि इम्प्लाइड होती क्या है, मैंने ये समझा दिया। साथ साथ आपको ये समझाया कि इनको करना कैसे है। और मैं ये जो इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, ऐसी एडजस्टमेंट तो आप पहले पढ़ चुके हो, ये वाली भी आपने शायद पढ़ी है मेरे ख्याल से, और इस वाले पॉइंट के ऊपर भी आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं हमारे पास, और मैंने उस समय भी आपको यही पॉइंट समझाते हुए क्वेश्चन करवाया था। लेकिन हो सकता है कि शायद उस समय आपको पॉइंट ना क्लियर हुआ हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बेटा इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स है। क्या है ये? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट्स है, और इनको हमें इसी तरीके से पास करना होता है। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी गुड बच्चे।